नमस्कार। भारतीय इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होते हैं, लगातार 15 सालों से बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चनों की सीरीज नंबर 2 की हम बात करते हैं। सीरीज नंबर 2 का आज का पहला क्वेश्चन हमारा, मगध की राजधानी थी गिरिवर्ज राजगृह, मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ये जो 16 महाजनपद हैं उनकी सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था, शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था शिशुनाग। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पाटलिपुत्र की स्थापना करने का श्रेय आपका उज्जैन को जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय उज्जैन को जाता है। नेक्स्ट है अपना, पाटलिपुत्र कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उज्जैन शासक ने, और जो कि ये पाटलिपुत्र नगर आपका गंगा और सोन नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को जाना जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध है, बिंदुसार को अमित्र घात नाम से जाना जाता है। अवंती जनपद की राजधानी उज्जैन थी, जो आपका अवंती जनपद है उसकी राजधानी उज्जैन थी। नंदवंश है, उसका अंतिम शासक का नाम घनानंद था। नंदवंश का अंतिम शासक का नाम घनानंद है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर? घनानंद साहब को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम ईरान देश था, जिसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। भारत पर 326 में आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक सिकंदर था। सिकंदर वह व्यक्ति है जिसने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था। राजा सिकंदर और राजा पुरुष के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? राजा सिकंदर और राजा पुरुष के बीच एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है वितस्ता का युद्ध। वितस्ता बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम हाइडेस्पिच का युद्ध भी हम बोल सकते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो जाती है। मौर्य वंश का संस्थापक आपका है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से धर्म को अपनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इस चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके गुरु का नाम चाणक्य था। भारत का मैकियावेली इसी चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त या दूसरा नाम कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, अगर वह अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित थी तो प्रशासन या राजनीति पर आधारित पुस्तक थी, ना कि अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम है चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक, जो कि राजनीतिक पर आधारित थी, शासन कैसे चलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रभाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रभाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो जाती है। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है। उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मृत्यु हो जाती है उपवास के दौरान। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ करने वाला शासक आपका अशोक था, जो कि मौर्य वंश का शासक है। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख की हम बात करेंगे तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ जो कि 7वां स्तंभ है। अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में मिलता है? आपका मास्की अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में है, तथा गुजरा अभिलेख जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, उसमें अशोक का वर्णन मिलता है।
अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कौन से अभिलेख में बताया था? भाब्रू या विराट स्तंभ लेख, जो कि राजस्थान के जयपुर में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, उसका उल्लेख आपके भाब्रू या विराट स्तंभ लेख में मिलता है। कलिंग युद्ध की विजय और नुकसान का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? कलिंग युद्ध की विजय हुई थी, विजय विजय हुआ, उसमें जो नुकसान हुआ उसका उल्लेख आपका 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची का स्तूप बनवाया था मौर्य सम्राट अशोक द्वारा। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। श्रीनगर को बसाने का श्रेय भी मौर्य सम्राट अशोक को ही जाता है। श्रीनगर की स्थापना का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को ही जाता है। अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम 1750 में टी पेंथलर ने की थी। अशोक के अभिलेख की खोज 1750 में सर्वप्रथम टी पेंथलर साहब ने की थी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप और सन थी आपका 1837। समुद्रगुप्त के बारे में एक अभिलेख लिखा गया, हरिश्रेण का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख के बारे में जानना चाहिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था, जबकि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग साहब ने, अर्थात शुंग वंश की स्थापना का श्रेय पुष्यमित्र शुंग साहब को जाता है। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग साहब ने किया था। बरहुत स्तूप का निर्माण करने वाला शासक था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक जिसका नाम है डेमेट्रियस प्रथम, जो कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था। डेमेट्रियस को पराजित करने वाला भारतीय शासक था पुष्यमित्र शुंग। जो डेमेट्रियस है उसको पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक साहब ने। दशराज युद्ध जो कि 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है, कहाँ पे लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर, जिसका दूसरा नाम है पुरुषणी नदी। पुरुषणी नदी के किनारे आपका दशराज का युद्ध लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले थे हिंद यूनानी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे हिंद यूनानी, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश ने। जबकि शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले शासक थे कुषाण शासक। जबकि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले थे हिंद यूनानी, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक सोने की मुद्रा किस काल में चली थी? गुप्त काल में सर्वाधिक सोने की मुद्रा चली थी। जो शिष्य का सिक्का है उसको चलाने वाले शासक थे सातवाहन वंश ने शिष्य के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चांदी का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि का नाम है विक्रमादित्य। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। कुषाण वंश का शासक संस्थापक कुजुल खडविशेष को जाना जाता है, जबकि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था आपका कनिष्क। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में। महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा बनी थी, खड़ी प्रतिमा, वो कौन से काल में बनी थी? वो बनी थी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक आपका कनिष्क था, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में होता है। कनिष्क की पहली राजधानी थी फिरोजपुर, जबकि कनिष्क की दूसरी राजधानी थी आपकी मथुरा। संघ संवत चलाया था कनिष्क ने, संवत चलाया था 78 ईसा पूर्व में। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़कर याद कर लीजिएगा। इसलिए मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपको एक ही वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था? मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ?
आपकी मूर्तियों का निर्माण तो कुषाण काल में हुआ, जबकि मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। इसीलिए दोस्तों मैं देखो आपका मंदिर और गुप्त काल और कुषाण काल दोनों को एक साथ लिखा हूं ताकि कंफ्यूजन आपका दूर रहे। मूर्तियों का निर्माण आपका कुषाण काल में, जबकि मंदिरों का निर्माण आपका गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। दशमलव प्रणाली का जन्म गुप्त काल में हुआ था। कौन सी प्रणाली? दशमलव प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग कहाँ पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, जो कि कनिष्क के द्वारा 70 ईसा पूर्व में चलाई गई थी। चरक किस लिए फेमस थे? चरक एक आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया था कनिष्क ने। सिल्क मार्ग का आरंभ करवाने वाले प्रतापी राजा कनिष्क थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक आपका वासुदेव था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये किसने कहा था? ये कहा था विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ साहब ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया राजा है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया राजा आपका समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों मैं सबको एक साथ इकट्ठा करके 4-5 क्वेश्चन को एक साथ, जो एक दूसरे से संबंधित क्वेश्चन है उनको एक साथ लेके आया हूं, इसलिए आपको एक ही वीडियो में एक साथ याद हो जाएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन साहब को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? भारत का मिल्टन आपका ऐश्वर्य घोष साहब को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन नामक व्यक्ति था। दोस्तों आप देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, ईरान का नेपोलियन, भारत का मिल्टन, भारत का आइंस्टीन, भारत का बिस्मार्क और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया राजा समुद्रगुप्त। इन सबको एक साथ लाने से आपका ऑप्शन में, जैसे एक नागार्जुन, अश्वघोष घोष, नादिर शाह एक साथ होने से आप ऑप्शन आराम से छांट सकते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चनों को एक साथ समूह लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विक्रम संवत प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री, चीन का एक यात्री था जिसका नाम था फाहियान। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जो शताब्दी थी 5वीं शताब्दी में भारत आता है। विक्रम संवत की प्रारंभ होता है 58 ईसा पूर्व से, जबकि शक संवत का प्रारंभ होता है 78 ईसा पूर्व से, जबकि विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व। गुप्त काल में चांदी की मुद्रा को रूपक, गुप्त काल में दोस्तों चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता है, जबकि सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। गुप्त काल में चांदी की मुद्रा को रूपक, जबकि सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता है। अगर दोस्तों ये दोनों ऑप्शन में एक साथ आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने चांदी और सोना दोनों को एक साथ लाया हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे। चांदी को रूपक जबकि सोने को दिनार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपने भी बहुत जगह पढ़ा होगा, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है, आपने भी बहुत बार इसको पढ़ा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त, और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। दोनों क्वेश्चन एक साथ हैं, देखो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं आपके कुमारगुप्त, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त साहब थे, जबकि इसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। वो किसका सेनापति था? वो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगर आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी देगा, उसमें धर्मपाल देगा, कुमारगुप्त देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने दोनों को कुमारगुप्त और धर्मपाल, कुमारगुप्त और धर्मपाल दोनों को एक साथ लेकर आया हूं। गुप्त काल की राजकीय भाषा आपकी थी संस्कृत। संस्कृत किसकी राजभाषा थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा आपकी थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल किसको कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग आपका गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9116824324 पर को सेव करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।